नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संघर्ष विराम उल्लंघन पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान नरम, ऊफा में बनी सहमति को लागू करने का वादा। प्रधानमंत्री का आज जम्मू दौरा। नेट निरपेक्षता पर सरकार की समिति ने दी सिफारिशें। इंटरनेट कॉलिंग के नियमन का सुझाव। चुनिंदा वेबसाइटों को तरजीह देने पर लगी पाबंदी। अच्छे मॉनसून की बढ़ी उम्मीद। उत्तर पश्चिम भारत को छोड़ देश भर में सामान्य या अधिक बारिश। सोनमर्ग में बादल फटने से एक लड़की की मौत। 4 सरकारी बीमा कंपनियों पर 671 करोड़ का जुर्माना। प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्रवाई। कारोबार के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल का आरोप। अमेरिका के टेनेसी राज्य में नौसेना केंद्र में गोलीबारी। बंदूकधारी ने ली 4 मरीन की जान। जवाबी कार्रवाई में मारा गया हमलावर। अमेरिकी प्रशासन ने घटना को माना घरेलू आतंकवाद। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की कल हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद विदेश सचिव ने कहा कि भारत सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने भी रूस के उफा शहर में 10 जुलाई को जारी हुए साझा बयान पर आगे बढ़ने की बात कही है। भारत ने जम्मू कश्मीर में सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान से हो रही फायरिंग पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने साफ कहा कि सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद रोकने के लिए भारत सभी जरूरी कदम उठाएगा। What is our position is very clear, which is we remain committed to steps that contribute to peace and tranquility on the border. But if there is unprovoked firing, if there is infiltration, if there is cross-border terrorism, there would be a response. इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त TCA राघवन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ा विरोध जताया है। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी बुलाकर चिंता जताई गई। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि वो रूस के उफा शहर में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच बनी सहमति को लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारी जो है कमिटमेंट है गुड नेबरली रिलेशंस को मेंटेन करने की, और जो भी डिसीजंस हुए हैं उफा में, पाकिस्तान जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। रूस के उफा शहर में 10 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बातचीत के जरिए सभी विवादों को सुलझाने पर सहमत हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच तय हुआ था कि दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में काम करेंगे। अब इस पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मोदी साहब और बीजेपी सरकार तो कह रही थी कि हम आएंगे और सर उठा के बात करेंगे, सर झुका के बात नहीं करेंगे, लेकिन वो पॉलिसी तो फेल हो गई। किसी तरह की इनकी पॉलिसी जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करने में असफल हुई। जुलाई में अब तक पाकिस्तान 9 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। बीते 2 दिन में अखनूर, RS-पुरा और पुंछ सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया है। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि BSF के 2 जवान समेत 6 लोग जख्मी हो चुके हैं। उधर सेना ने भारतीय ड्रोन को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे का खंडन किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसका कोई ड्रोन क्रैश नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू का दौरा करेंगे। उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली भी होंगे। इस दौरे के मद्देनजर यहां शहर के भीतर और आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीमा से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री यहां जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवादी हरकतों के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल के मामले में पहली बार आरोप पत्र दायर किया है। इसमें सैयद अली शाह गिलानी की अगुवाई वाले हुर्रियत के सदस्य फिरदौस अहमद शाह को आरोपी बनाया गया है।
शाह पर आरोप है कि उन्होंने इटली से भेजे गए पैसे का उपयोग आतंकवादी हरकतों के लिए किया। ये चार्जशीट कल श्रीनगर की एक अदालत में पेश की गई। आरोप पत्र में कहा गया कि 2007 से 2009 के बीच इटली से 300 बार धन आया। अब ऐसे ही एक मामले में ईडी शब्बीर शाह को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार दशकों पुरानी नागा समस्या को सुलझाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते ही अलगाव को दूर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग के साथ दिल्ली में कल बैठक में नागा शांति वार्ता आगे बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार 400 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए स्विस चैलेंज मेथड की प्रक्रिया अपनाएगी। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकार ने जातीय जनसंख्या के आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में समिति बनाने का भी फैसला किया है। सरकार 400 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने जा रही है। इसके लिए स्विस चैलेंज मेथड के तरीके से टेंडरिंग की योजना है। इसमें स्टेशनों के विकास के प्रस्ताव को इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा। दूसरे लोग इससे बेहतर विकल्प और सुझाव दे सकेंगे। एक्सपर्ट कमेटी होगी जो बेस्ट प्रपोजल को स्वीकार करेगी और सार्वजनिक देगी, और जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसको एक मौका मिलेगा कि उस प्रपोजल को स्वीकार करने का, इफ इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑन हिज प्रपोजल। सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने का फैसला किया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी, और फिर जो उस उपयुक्त समय पर यह कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी, इसको सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कंपोजिट एफडीआई कैप को मंजूरी दे दी गई। इसमें अलग अलग सेक्टरों में एफडीआई, एफआईआई और निवेश के दूसरे तरीकों को एक दायरे में लाया गया है। सरकार ने नए ई कोड बनाने, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के अलावा निरसन और संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी। सीसीईए की बैठक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को 6 लेन बनाने को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा 7 राज्यों में इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने को मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी मंत्रालयों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री सदानंद गौड़ा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मंत्रालयों के आला अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें मॉनसून सत्र के दौरान सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। वेंकैया नायडू ने प्रस्तावित विधेयकों पर मंत्रालय से पूरी तैयारी करने को कहा है। कई मंत्रालयों से जुड़े अहम बिल अभी भी कानून मंत्रालय या फिर विधायी विभाग के पास लंबित हैं। इन मंत्रालयों को तेजी से इन बिलों पर काम करने को कहा गया है। इस बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी होनी है। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। 20 जुलाई को आल पार्टी मीटिंग रखी गई है, और जिसमें कि हमें पूरा विश्वास है कि सभी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के जो देश के विकास, गरीबों के विकास और गरीबों के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पे किसी भी तरह का कोई भी रोड़ा अटकाएगा तो उसके साथ नहीं होंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल बात मौसम की करते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब तक बारिश सामान्य या अधिक रही है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश हुई है। उधर कश्मीर के सोनमर्ग में बादल फटने से एक लड़की की मौत हो गई। उत्तराखंड में भी बारिश से जनजीवन फिर अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश ने कमजोर मानसून की आशंका को काफी हद तक खत्म कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक देश भर में 280 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से महज 6% कम है। इस दौरान सामान्य तौर पर 298.9 मिलीमीटर बारिश होती है। देश के 371 जिलों में अब तक अधिक या सामान्य बारिश हुई है। वहीं 238 जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई। उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में अब तक 12% अधिक बारिश हुई है। मध्य भारत में अब तक 15% कम बारिश हुई है। पश्चिम भारत में ये कमी 13% है। मौसम विभाग ने जुलाई और अगस्त में सामान्य से 8 और 10% कम बारिश का अनुमान लगाया है। उधर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं।
जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के गगनगिर इलाके में बादल फटने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 4 लापता हैं। इससे श्रीनगर लेह सड़क बंद हो गई है। अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। सोनमर्ग में सेना और दूसरी एजेंसियां राहत कामों में जुटी हैं। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इससे चारधाम यात्रा मार्ग में तीर्थयात्री फंस गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूरे राज्य में कुछ स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है अगले 48 घंटों में। उसके लिए SDRF है, हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, दूसरे हैं, सभी अलर्ट कर दिए हैं, सभी अपने स्थान पे दुरुस्त हैं। उधर हिमाचल में भी अगले कुछ दिनों में तेज बारिश हो सकती है। बारिश है ये अगले 4-5 दिन जारी रह सकती है और जो हैवी रेनफॉल है वो अगले 2 दिन 18 तारीख तक जो हैवी रेनफॉल हो सकती है वो हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाके हैं वहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना अगले 2 दिन तक बनी रहेगी। पंजाब के पटियाला में भी घग्गर नदी का बांध टूट गया है। इससे खेतों समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम और बच्चों में कुपोषण की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित गुजरात के बच्चों के टीकाकरण और बच्चों में कुपोषण के मामले इस मामले में वो पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2013-2014 में हुए टीकाकरण पर सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुजरात मॉडल पर निशाना साधा। इसके मुताबिक गुजरात में 56% बच्चों का ही संपूर्ण टीकाकरण हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 65% है। कांग्रेस ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक 29 राज्यों में गुजरात का 21वां स्थान है और सरकार जानबूझकर इस सर्वे को सार्वजनिक नहीं कर रही है। सरकारी सर्वेक्षण को जबरदस्ती प्रधानमंत्री ने दबा कर रखा है, क्योंकि ये सर्वेक्षण गुजरात को एक सकारात्मक ढंग से दिखाता नहीं है। औपचारिक तौर से ये सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाए। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी नकारात्मक सोच से ग्रस्त है, क्योंकि उनके चेहरे पर जो कोयले की कालिक लगी हुई है उसको झूठ और कीचड़ उछालने की राजनीति से वो साफ करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। आज भी वो किसानों से मिलने के अलावा जयपुर में पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कल पदयात्रा के कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष किसानों से मिले। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पदयात्रा के दौरान हनुमानगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र सरकार को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस गरीब और किसानों के लिए संघर्ष करेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। इस पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी किसानों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पदयात्रा कार्यक्रम किया था और किसानों से मुलाकात की थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजस्थान में नहीं, बाकी हिंदुस्तान में बीजेपी से, एनडीए सरकार से लड़ेगी और हम उनको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच आगे बढ़ने नहीं देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में 185 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने पटना में 160 परिवर्तन रथों को हरी झंडी दिखाकर बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। अमित शाह ने कहा कि ये रथ बिहार में परिवर्तन की बयार लाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को पटना में जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक से लैस परिवर्तन रथों को रवाना कर बिहार के चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस मौके पर अमित शाह ने नीतीश लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर ही बिहार में वास्तविक रूप से सुशासन का सपना पूरा हो पाएगा। जिस बिहार में राजेंद्र प्रसाद, जिस बिहार ने जयप्रकाश नारायण, जिस बिहार ने जगजीवन राम दिए, जिस बिहार ने महावीर बुद्ध दिए, जिस बिहार ने अशोक और चंद्रगुप्त दिए, वो बिहार को लालू जी के शासन में पूरे देश में बदनाम होना। और आप बताइए, नीतीश जी और लालू जी अगर साथ में आते हैं तो फिर से जंगल राज आएगा या नहीं आएगा? बीजेपी इन रथों के जरिए गांव-गांव में जाकर 100 दिनों में 1 लाख चुनावी सभाएं करेगी।
हालांकि एनडीए गठबंधन के बाकी नेताओं रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तस्वीरों को भी रथ में जगह दी गई है। बीजेपी के परिवर्तन रथ पर लालू नीतीश ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। बिहार का तो परिवर्तन हुआ, बिहार तो बहुत आगे जा रहा है, तो वो क्या करें कि आगे जो बढ़ रहा है इसको बदल दो, बिहार को फिर पीछे ठेल दो। परिवर्तन का मतलब तो यही है ना। एक एक बस का दाम है 30-30 करोड़, ये रुपया कहाँ से आया? उसमें सारा सुविधा का अंदर खेला है, नहीं समझे? ये अभी जोड़ो ही पैसा कहाँ से आया, हम लोग पकड़ेंगे। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। चुनावी बिसात में वर्षों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी लालू और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके गठबंधन को कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों का भी साथ है। दूसरी ओर बीजेपी, एलजेपी और रालोसपा के साथ मिलकर नीतीश के सुशासन के दावे को बेनकाब करने का दावा कर रही है। बीजेपी को अपने बिहार मिशन के तहत जेडीयू से निष्कासित जीतन राम मांझी और आरजेडी से निष्कासित पप्पू यादव का भी साथ मिलते दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे देखेंगे भारत जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मैच आज। आवाज की दुनिया का हसीन सितारा, इंसानियत है जिसका मजहब। मेरा मजहब इंसानियत है। अपने अपने मजहब में पक्के रहो, जिस मजहब में भी आपको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन दूसरा मजहब का एहतराम भी करो। सर झुका तो दिया, दिल कभी ना झुका। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ गायक हंसराज हंस से। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। अब स्काइप, व्हाट्सएप और वाइबर जैसी सेवाओं की मदद से इंटरनेट कॉल करना मुश्किल होगा। सरकार को सलाह देने के लिए नेट न्यूट्रलिटी पर गठित समिति ने सिफारिश की है कि इंटरनेट कॉल को सामान्य कॉल की तरह मानकर उसका शुल्क लिया जाए। समिति ने सभी को समान स्पीड नेट उपलब्ध न कराने पर टेलीकॉम कंपनियों की आलोचना भी की है। नेट स्पीड पर समान अधिकार पर गठित समिति ने इंटरनेट कॉल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को आड़े हाथों लिया है। समिति ने कहा है कि स्काइप, व्हाट्सएप और वाइबर जैसे ऐप की मदद से होने वाली कॉल की सामान्य फोन कॉल सेवाओं के समान मानकर उनका उसी तरह से नियमन किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा। टेलीकम्युनिकेशन विभाग की रिपोर्ट नहीं है, वो निर्णय हमें करना है, कैबिनेट को भी करना है। वो निर्णय ट्राई की रिपोर्ट के बाद होगा। इस रिपोर्ट को भी हम ट्राई के पास भेजेंगे। इससे हमने वेबसाइट पर डाला है, पब्लिक अपना कमेंट करेगी। तो व्यापक विमर्श के पश्चात ट्राई की रिपोर्ट आएगी। ये रिपोर्ट आ गई है और जैसा कि मैंने संसद में कहा है, इसके बाद सरकार सुविचारित निर्णय करेगी। समिति ने फेसबुक की internet.org और एयरटेल जीरो जैसी परियोजनाओं पर रोक लगाने की भी सिफारिश की है। टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ वेबसाइटों से पैसा लेकर उनकी साइट को अच्छी स्पीड देने का प्रावधान रखा था। साथ ही इसमें ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जानकारों का मानना है कि इस तरह की कोशिशों पर रोक लगाना एक अच्छा कदम है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि साहब, ये जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, ये गेटकीपर्स नहीं हैं। ये निर्धारित नहीं करेंगे कि आप और मैं हम क्या देखेंगे, कौन सी वेबसाइट्स पर जाएंगे इंटरनेट पर लेकर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पहचाना है। सिफारिशों में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए ओटीपी सर्विस प्रोवाइडर पर सुरक्षा संबंधी उपाय लागू करने को कहा गया है। अब तक की जा रही इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर कोई निगरानी तंत्र काम नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें व्यापम मामले में एसआईटी को आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रखने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े डीमैट दाखिलों की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। उधर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश बंद रखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को व्यापम मामले से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। जांच एजेंसी की अपील है कि मामले की जांच करने वाली एसआईटी से 185 मामलों के हस्तांतरण में समय लगेगा, इसलिए एसआईटी को उन मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने दिया जाए जिनकी जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर नहीं हो पाने के आधार पर आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया है। वहीं व्यापम मामले से जुड़ी एक और जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा मॉनिटर करे कि चीजें सही तरीके से चल रही हैं। ऐसे जिस आदमी पर एक तरीके से संदेह है, ऐसे व्यक्ति को ताबड़तोड़ नियुक्ति देना और उसको लाभ पहुंचाना कहीं न कहीं संदेह खड़ा करता है और निश्चित ही इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली पर संदेह खड़ा होता है। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को व्यापम मामले के खिलाफ बंद रखा, जिसका मिला-जुला असर दिखाई दिया। कांग्रेस ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की। सीबीआई की जांच हो रही है। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वो उसके अपने संरक्षण में इसकी जांच करवाएं, जिस तरह से पहले हो चुका है। सीबीआई ने सोमवार को व्यापम मामले की जांच शुरू करने के बाद अब तक 5 केस दर्ज किए हैं और 160 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गुलाब सिंह किराड़ और उनके पुत्र शक्ति सिंह किराड़ के अलावा व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक सुधीर भदौरिया और पंकज त्रिवेदी का नाम शामिल है। सीबीआई ने पत्रकार अक्षय सिंह, मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर के अलावा विजय पटेल, राजेंद्र आर्या की संदिग्ध मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स भी पुलिस से मांगे हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने 4 सरकारी बीमा कंपनियों पर 671 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इन्हें समूह बनाने और कारोबार के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल का दोषी पाया गया है। आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस पर यह जुर्माना लगाया है। केरल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की खातिर बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर जारी किया था। आरोप है कि इन चारों कंपनियों ने समूह बनाकर टेंडर में धांधली की। इस बारे में सीसीआई को एक अनाम शिकायत मिली थी। बीते जून में भारतीय वस्तुओं के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है। लगातार 7वें महीने गिरावट के रुख से निर्यात क्षेत्र की चिंताएं बढ़ गई हैं। निर्यातकों ने सरकार से इस गिरावट की वजहों को समझने और हालात से निपटने के लिए कदम उठाने की अपील की है। कमजोर मांग के चलते भारतीय उत्पादों के निर्यात में लगातार 7वें महीने गिरावट दर्ज की गई। भारत का निर्यात जून में 15.82% घटकर 22.28 अरब डॉलर पर आ गया। वैश्विक बाजारों में नरमी और कच्चे तेल में गिरावट से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर भी असर पड़ा। पिछले साल जून में भारत का कुल निर्यात 26.47 अरब डॉलर रहा था। ये 3 महीने में आप देखिएगा बहुत डिप है एक्सपोर्ट में। मेन रीज़न है यूरोप का वो ग्रीस प्रॉब्लम है, वो थोड़ा बाइंग पावर कमती हो गया यूरोप से, सो उसमें ऑर्डर कमती हो गया और यूरोप भी बहुत वीक हो गया। अमेरिका में भी थोड़ा डिप है, सो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम है। निर्यातकों का कहना है कि बढ़ती लागत कीमतों की वजह से भारतीय उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। हाल ही में की गई ब्याज कटौती से महंगाई बढ़ी है। निर्यातकों ने सरकार से दखल देने को कहा है। भारतीय उत्पादक चाहते हैं कि चीन की तरह उनके उत्पादों की मजबूत मार्केटिंग की जाए। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी बिग। ये नहीं है कि एक्सपोर्टर खाली फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। वी आर गिविंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा पैदा हो गया है, ये गवर्नमेंट को इस एंगल से सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सोचेगी, हमारे साथ बैठेगी तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है जून में आयात 13.40% घटकर 33.12 अरब डॉलर रह गया। इसकी एक बड़ी वजह तेल की कीमतों में कमी है। हालांकि ईरान परमाणु समझौते के बाद भारतीय उत्पादों को नया बाजार मिलने की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा हालात में 8% की विकास दर हासिल करना आसान नहीं है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में सस्ता खाना मुहैया कराने के लिए कैंटीन शुरू करने का ऐलान किया है। ये कैंटीन तमिलनाडु में चल रही अम्मा कैंटीन की तर्ज पर होगी।
जिसमें 5 से 10 रुपए में भरपूर खाना मुहैया कराने की योजना है। पहले फेज में दिल्ली में सरकारी अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों के नजदीक करीब 10 से 15 कैंटीन खोली जाएंगी। इस कैंटीन सेवा को दिल्ली में चल रही जन आहार योजना के बदले लाया जाएगा। जन आहार योजना दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुरू की थी। बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में रोज आते हैं और 200 से ऊपर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके अलावा करीब 70-80 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये हमारा टारगेट ग्रुप है। ये इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अच्छे खाने की, साफ़ सुथरे खाने की और लो कॉस्ट खाने की इस तबके को है। तो ये स्कीम पूरी तरीके से इस ऑडियंस की तरफ टारगेटेड रहेगी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के टेनेसी राज्य में नौसेना के बड़े केंद्र चैटनुगा में गोलीबारी की बड़ी घटना हुई है। एक बंदूकधारी ने कल हमला करके 4 मरीनों की हत्या कर दी, जिसके बाद उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी समेत कुछ और लोग भी जख्मी हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और इसकी तेजी से जांच के साथ सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात भी कही है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्य टेनेसी में गुरुवार को अंधाधुंध गोलीबारी की घटना से सभी दंग रह गए। बेहद सुरक्षित माने जाने वाले चैटनुगा के नेवी रिजर्व सेंटर और इससे सटे एक और सैन्य कार्यालय में बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग करके 4 मरीनों की जान ले ली। वहां तैनात सुरक्षा अधिकारी जब तक कुछ समझ पाते, फायरिंग में कुछ लोग और जख्मी हो गए। आखिरकार कुछ घंटों तक दहशत मचाने के बाद हमलावर को मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए गोलीबारी में मारे गए मरीनों की मौत पर गहरा दुख जताया है। My main message right now is obviously the deepest sympathies of the American people to the 4 Marines that have been killed. It is a heartbreaking circumstance for these individuals who have served our country with great valor to be killed in this fashion. जानकारी के मुताबिक बंदूकधारी की पहचान अमेरिकी मूल के कुवैती नागरिक महमूद यूसुफ अब्दुल अजीज के तौर पर हुई है। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 24 साल के इस बंदूकधारी के बारे में और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस घटना के मद्देनजर रक्षा ठिकानों की सुरक्षा में और एहतियाती कदम उठाने को कहा है। We take all shootings very seriously. Obviously, when you have an attack on a U.S. military facility, then we have to make sure that we have all the information necessary to make an assessment in terms of how this attack took place and what further precautions we can take in the future. नौसेना से लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां गोलीबारी की इस घटना के पीछे की मंशा को पता लगाने में मुस्तैदी से लगी हुई हैं। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने इसे घरेलू आतंकवाद का मामला माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्रीस से बेलआउट पैकेज का प्रस्ताव पारित होने के बाद यूरोजोन ने रुख नरम किया है। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने ग्रीस को 7 अरब यूरो का कर्ज देने का फैसला किया है। वहीं यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी ग्रीस को आपात मदद बढ़ा दी है। इससे ग्रीस में सोमवार से बैंक खुल जाएंगे। ग्रीस में पिछले 3 हफ्ते से बैंक बंद हैं, लेकिन हर दिन 60 यूरो से ज्यादा नहीं निकालने की पाबंदी में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। और अब बात खेल की खबरों की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद भारतीय टीम के हौसले काफी बुलंद हैं। जिम्बाब्वे में अब तक भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया है। वहीं वनडे सीरीज हारने के बाद जिम्बाब्वे पर दबाव बढ़ गया है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में डेविस कप के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। भारत को कीवी टीम के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन और यूकी भांबरी मेजबान खिलाड़ियों की तुलना में अच्छी रैंकिंग में हैं। विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले बोपन्ना की मौजूदगी से भी टीम को मजबूती मिलेगी। मुकाबले के लिए चुनी गई न्यूजीलैंड की टीम में जॉन स्टैथम उसके सबसे अधिक रैंकिंग के खिलाड़ी हैं। उनकी रैंकिंग 345वीं है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संघर्ष विराम उल्लंघन पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान नरम। उफा में बनी सहमति को लागू करने का वादा।
प्रधानमंत्री का आज जम्मू दौरा। नेट निरपेक्षता पर सरकार की समिति ने दी सिफारिशें। इंटरनेट कॉलिंग के नियमन का सुझाव, चुनिंदा वेबसाइटों को तरजीह देने पर लगे पाबंदी। अच्छे मॉनसून की बढ़ी उम्मीद, उत्तर पश्चिम भारत को छोड़ देश भर में सामान्य या अधिक बारिश। सोनमर्ग में बादल फटने से एक लड़की की मौत। 4 सरकारी बीमा कंपनियों पर 671 करोड़ का जुर्माना। प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्रवाई, कारोबार के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल का आरोप। अमेरिका के टेनेसी राज्य में नौसेना केंद्र में गोलीबारी, बंदूकधारी ने ली 4 मरीन की जान। जवाबी कार्रवाई में मारा गया हमलावर। अमेरिकी प्रशासन ने घटना को माना घरेलू आतंकवाद।